नमस्कार। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं को मैं पीसी पंत की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, एक सवाल जो आप लोगों के दिमाग में अक्सर जो है आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ये व्हाट्सएप कर रहे हैं और कुछ लोगों ने तो फेसबुक पर भी मैसेज किया कि वीडियो और पटवारी ये जो एग्ज़ाम है ये दोबारा कब होगा। ये प्रश्न बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि ये पेपर कब होगा। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 सितंबर 2025 को ये परीक्षा हुई थी, जिसके बाद परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न उठे थे और फिर फाइनली सरकार ने और आयोग ने यह निर्णय लिया है कि यह परीक्षा दोबारा कराएंगे। तो अब मन में प्रश्न यह आता है कि यह परीक्षा होगी कब। तो इसी पॉइंट को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें कि मैं कुछ अपना अनुभव और कुछ अपने इनपुट आप लोगों से साझा करूंगा कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, कब तक आप लोग तैयार रहें कि यह परीक्षा होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच में हैं कि यह परीक्षा नवंबर लास्ट में होगी या फिर दिसंबर के मिड में होगी। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये नवंबर में भी यह परीक्षा नहीं होगी और हो सकता है यह परीक्षा दिसंबर में भी नहीं होगी, तो इसी बात को लेकर के कुछ तथ्य लेकर के मैं आपके बीच लाया हूँ, कुछ पॉइंट लेकर के आया हूँ जिस पे आप लोग जो है सुनेंगे। देखिए, ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा के बारे में अभी बीच में जो है आयोग के द्वारा भी कुछ बातें बोली गई थी जो कि अखबार के माध्यम से प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ये हिंदुस्तान अखबार का एक कटिंग है, ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। यहाँ पर एक कोने में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्नातक स्तरीय भर्ती दिसंबर में। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कण्डवाल जी ने कहा कि भर्तियों को लेकर वे सोमवार को UKSSC के अध्यक्ष GS मर्तोलिया जी से भी मिले थे, जिसमें उनसे मांग की गई कि रुकी हुई भर्तियों की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कराई जाए। आयोग की ओर से उन्हें स्नातक स्तरीय परीक्षा भी दिसंबर दूसरे सप्ताह में शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिसंबर दूसरे हफ्ते की बात की गई है और इसी के बिहार पर बहुत सारे छात्र ये मन बना के चल रहे हैं कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में। अब दिसंबर के दूसरे हफ्ते में मतलब क्या है कि लमसम 14 दिसंबर को शायद संडे है, ठीक है। तो वहाँ पर ये परीक्षा जो है होगी, ऐसा वो मन में सोच के चल रहे हैं। लेकिन अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा। मेरा ये कहना है कि ये परीक्षा दिसंबर में भी होना थोड़ा सा मुश्किल है और 90% ऐसे चांस बन रहे हैं कि जनवरी फर्स्ट वीक या 10 जनवरी के आसपास तक यह परीक्षा होगी। अब इसके पीछे मेरे क्या तथ्य हैं, मैं आपको ऐसा क्यों अनुमान लगा रहा हूँ। मैं देखो, मैं 100% श्योर तो नहीं कह रहा हूँ, बट मैं जो अनुमान से आपको बता रहा हूँ, जो कुछ जो है गुप्त सूत्र हमारे भी हैं, उसके आधार पर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप सुनिएगा। देखिए, मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि राम कण्डवाल जी जब भी आयोग के अध्यक्ष से मिलते हैं, मतलब राम कण्डवाल जी मतलब बेरोजगार संघ, ठीक है, तो आयोग के अध्यक्ष जी उनको कभी भी एक्यूरेट बात नहीं बताते हैं। ये आप हमेशा नोट कर दीजिएगा। और इसके हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं। जैसे जब कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आया था, तब भी राम कण्डवाल जी ने काफ़ी मेहनत की थी, वहाँ पर गए थे आयोग में कि रिजल्ट निकाल लाइए, रिजल्ट निकलवाइए, और आयोग ने उनको बोल दिया कि अभी समय लगेगा और 15 तारीख तक आएगा, यानी अगले महीने के 15 तारीख, उस समय बोला था जब मार्च में रिजल्ट आना था। तो राम कण्डवाल जी ने लाइव आकर के भी बोला कि भाई 15 तारीख तक अध्यक्ष जी ने बोला है और निकाल देंगे 15 तारीख तक। लेकिन हुआ यूँ कि उसके 2 दिन बाद मंथ एंड था मार्च का, और 28-29 मार्च ऐसे कुछ था, तो आयोग ने लास्ट शनिवार था और रात में 10 बजे रिजल्ट निकाला था, ठीक है। तो तब भी जो है हमने ये बोला था कि कहीं ना कहीं आयोग बेरोजगार संघ को एक्चुअल चीज़ बताता नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे, राम कण्डवाल जी अभी जो है मिले थे अध्यक्ष जी से पेपर कैंसिल होने के बाद, और उन्होंने बोला था वहाँ अध्यक्ष जी से कि आप रुके हुए पेपरों को कराइए। तो अध्यक्ष जी ने उन्हें बोला होगा कि हम दिसंबर के दूसरे हफ्ते में इसे कराएंगे। तब राम कण्डवाल जी ने ये बयान दिया होगा और अखबार में भी आया है। तो अब यहाँ पर सोचने की बात है कि राम कण्डवाल जी से हमारी भी बात हुई, तब राम कण्डवाल जी ने हमें भी बताया कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बोल रहे हैं और कराएंगे। ठीक है, उनको जो बोला गया वही तो वो बताएंगे। लेकिन राम कण्डवाल जी ने यह भी बताया कि जो कनिष्ठ सहायक का DB है
वो जो होना है वो 15 नवंबर या 15-20 नवंबर से होना है, यानी नवंबर में होना है। तो ये राम कंडवाल जी का कहना था। उन्होंने मुझे भी बताया कि आयोग का ये कहना है कि 15-20 नवंबर में, यानी नवंबर के मिड में इसका डेब्यू होगा। लेकिन अब बाद में आयोग की तरफ से फिर ऑफिशियल आया, क्योंकि अभी तक वीडियो एग्ज़ाम के लिए ऑफिशियल नहीं आया है कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन कनिष्ठ सहायक के लिए ऑफिशियल ये आया कि 1 दिसंबर से हम जो है पेपर कराएंगे, उसका डीवी कराएंगे कनिष्ठ सहायक का। अब यहाँ पर सोचने की बात है, सितंबर महीने के लास्ट में ये आता है संज्ञान जो है, जो संवाद आता है सितंबर में संवाद आता है कि नहीं, सॉरी सितंबर नहीं, अक्टूबर में संवाद आता है कि हम नवंबर में नहीं बल्कि 1 दिसंबर से डीवी कराएंगे। तो यानी जो माननीय अध्यक्ष जी को बोला गया, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जी को बोला गया, माननीय अध्यक्ष जी यूके ट्रिपल द्वारा कि हम नवंबर में डीवी कराएंगे, तो आप उसमें 10-15 दिन सीधे सीधे जोड़ दिए गए, 1 दिसंबर बोल दिया गया। अब अगर आयोग ने ये बोला है कि हम 1 दिसंबर को डीवी कराएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करीब करीब कुछ भी नहीं तो 20 नवंबर के आसपास रिजल्ट आएगा। किसका? कनिष्ठ सहायक का। यानी हो सकता है वो 20 के आसपास आ जाए, या हो सकता है वो 25 तारीख के आसपास आए, मतलब किसी भी हालत में नवंबर मंथ एंड होने से पहले आएगा, तभी तो 1 दिसंबर से आप डीवी कराओगे। तो ये इसका मतलब ये होता है कि इस महीने आयोग जो है उस पर बिजी रहेगा। एक बात ये है। दूसरा एक पॉइंट और है कि आयोग इस महीने एक और चीज़ पे भी बिजी रहेगा नवंबर में, वो रहेगा वन दरोगा का फिजिकल वगैरह ये सब मैनेजमेंट पे। और वो पता है इस मंथ के एंड में, आपको पता ही है, उसका पूरा ऑफिशियल आ गया कि नवंबर लास्ट में जो है ये होने हैं। लड़कियों का भी फिजिकल होना है, लड़कों का भी होना है। ठीक है, 2 चीज़ें। एक और है जो स्टेनो का एग्ज़ाम लंबे समय से रुका हुआ है, हो सकता है उसके बारे में कोई बात आयोग ने नहीं की है, हो सकता है वो उसको भी निकाल दे। अब आयोग ने बोला है कि 1 दिसंबर से हम डीवी कराएंगे, लेकिन पहले रिज़ल्ट आएगा ना, तब डीवी होगा। तो हो सकता है रिज़ल्ट में कुछ देरी हो, यही 1 दिसंबर आपका 5 दिसंबर से शुरू हो जाए, क्योंकि एक आध हफ्ता तो होता ही है। आप बिल्कुल एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकते हो कि 1 दिसंबर बोला है तो 1 दिसंबर से ही होगा। तो अगर 4-5 दिसंबर से भी डीवी शुरू होता है, तो आप एक चीज़ और यहाँ पर समझिए कि 771 पद हैं कनिष्ठ सहायक में। अब फाइनल रिज़ल्ट वो नहीं है, करीब 2 गुना लोगों को बुलाएगा आयोग, तो लगभग 1500 प्लस लोगों को, पहले 1800 बुलाए हुए थे, अभी ये मान के चलिए 2 गुना भी बुलाएगा तो 1500 के आसपास छात्रों को जो है डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अब 1500 छात्रों का डीवी का मतलब होता है कुछ भी नहीं तो कम से कम 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लगना ही लगना है, 8-10 दिन लगने ही लगने हैं। ठीक है, तो और डीवी में पूरा स्टाफ लगता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, अच्छा, अब डीवी में जब पूरा स्टाफ लगता है तो उसके बाद फिर क्या है, फिर नवंबर में इनके पास काम क्या पड़ता है कि सरकारी स्कूलों का चयन करना है। सरकारी स्कूलों का चयन करना है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है अपने आप में। और क्योंकि स्नातक स्तरीय जो पेपर होगा वो पूरा का पूरा ये है कि सरकारी स्कूलों में कराया जाएगा। अब आयोग कितना अपनी बात पे खरा उतरता है, कितना नहीं, वो देखना होगा। और फिर दूसरी बात कि सुई की नोक पे ये पेपर कराना है, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आयोग के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं नवंबर का महीना भी बहुत ज़्यादा जो है बिजी रहने वाला है आयोग के लिए। तो अगर आयोग दिन रात भी अच्छे से सही से काम करेगा, तब भी कहीं ना कहीं जा कर के आप ये मान के चलिए कि जो नवंबर के बाद दिसंबर का महीना है, इसमें पूरा हो पाएगा स्कूलों के चयन का काम। ठीक है, तो फिर उसके बावजूद चांस बनता है कि दिसंबर का लास्ट वीक, दिसंबर में 21 दिसंबर को संडे है और 28 दिसंबर को संडे है, जो एक जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला टाइम है कि वहाँ पे पेपर आयोग कराए। लेकिन अगर इधर से तैयारी में थोड़ा भी कमी रही तो ये पेपर जाएगा आपका जनवरी फर्स्ट वीक में, लेकिन किसी भी हालत में जनवरी 10 तक यह पेपर हो जाएगा। एक दूसरा फैक्टर ये कहता है कि आयोग अपना 2025 का पेंडिंग काम 2026 में नहीं डालना चाहेगा, तो इसलिए ज़्यादा चांस ये भी बनता है कि 21 दिसंबर और 28 दिसंबर को पेपर हो जाए, इन दोनों डेटों में से किसी एक डेट में, और पेपर एक ही पाली में होना है। और यह भी हम बता दें कि आयोग पर यह इस बात को लेकर के भी प्रेशर है कि वही 1.5 लाख बच्चे पेपर में बैठेंगे या फिर जिन्होंने पेपर दिया है वही लोग बैठेंगे।
हालांकि अगर नियम तो यही कहता है, अभी तक का उत्तराखंड में जितने भी री एग्ज़ाम हुए हैं, कि जो लोग पेपर दिए होते हैं वही लोग बैठते हैं। तो करीब 50,000 बच्चे कम हो जाएंगे, क्योंकि समथिंग 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। ठीक है, तो अभी अगर कुछ लोग माना सरकार पे दबाव बनाते हैं, या जिन लोगों का पेपर छूट गया था वो मुख्यमंत्री जी के पास अगर जाएं, हो सकता है जाएंगे, क्योंकि भाई लोग बच्चे करते हैं तैयारी। ठीक है, तो इधर से प्रेशर बनेगा तो हो सकता है आयोग को 1.5 लाख पे ही पेपर कराना पड़े, क्योंकि उस समय जब ये पेपर था तो बरसात का समय भी था। कई छात्रों की ये भी एक बात हो सकती है कि हमारे वहाँ सड़क टूटी हुई थी। तो आप इतना आसानी से मत समझ लीजिए कि इतनी आसानी से री एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है। री एग्ज़ाम जब भी हुए हैं उनमें समय लगता है। ठीक है, हमने पहले भी देखा है री एग्ज़ाम इतनी आसानी से नहीं होते, और री एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं वो भी थोड़ा सा सोच समझ के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि पेपर दिसंबर लास्ट वीक में हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाएगा। ये जनवरी भी जा सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष और आयोग कोई भी किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी में यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, और एक खबर भी है कि मार्तोलिया साहब जो आयोग के अध्यक्ष हैं, शायद उनका कार्यकाल भी पूरा हो रहा है दिसंबर लास्ट में। तो ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर लास्ट जो 28 को पेपर हो रहा है, 28 को 28 दिसंबर है, उस दिन पेपर हो जाए, और फिर उनका कार्यकाल भी यहाँ पे जो है लगभग ऐसी खबरें हैं कि पूरा होने वाला है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि अभी वो सेवानिवृत्त हों, ऐसा भी हो सकता है कि उनको विस्तार मिल जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, और पेपर जो बनेगा वो थोड़ा सा पिछले पेपर की अपेक्षा क्वेश्चनों का लेवल तो हाई रहेगा। परंतु मेरा ये मानना है कि जब कभी भी किसी पेपर में क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है तो फिर पेपर अच्छा बनता है। अच्छा मतलब बुकों से बनता है, उटपटांग नहीं बनता है। वैसे भी री एग्ज़ाम जब भी आते हैं वो टफ तो बनते हैं, लेकिन उटपटांग नहीं होते हैं। उटपटांग मतलब कि कुछ भी डाल दिया जाए कहीं से भी कुछ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे स्नातक स्तरीय जो ये पेपर था, ये ठीक ठाक पेपर था इसमें, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे उनका लेवल बहुत हल्का रखा था, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि उटपटांग भी थे। तो वहाँ पर ये चीज़ों को थोड़ा सा कम देखा जाएगा। तो आप लोग जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, कई छात्र ये पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए। हालाँकि उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अपनी बेसिक बुकों पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे आप उत्तराखंड की मार्केट में जो भी अच्छी बुक चल रही है, उस बुक को, एक ही बुक को कई बार पढ़ें। उसके बाद दूसरा, अगर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो ये बुकें हैं, इनकी स्टैंडर्ड बुकों को अच्छे से पढ़िएगा। न कि आप किसी ऐसे बुक के पीछे भागिएगा। जैसे आपने देखा यार कि अभी लास्ट टाइम स्नातक स्तरीय में अशोक वाला क्वेश्चन सामान्यतः सब बुकों में नहीं है। जैसे दृष्टि IAS की बुक में, क्विक बुक में वो क्वेश्चन नहीं दे रखा है स्पेशली। अगर हम ज्ञानचंद की अन्य किसी की और बुकों में देखें तो वहाँ दे रखा है अशोक वाला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि टालमी द्वितीय जो है उसका वर्णन किस में है। लेकिन हम लोगों ने, जैसे मैं अपनी बात भी बताऊं, तो हमें पता था कि कालसी में 5 यूनानी राजाओं का जिक्र है। तो इस तरीके से उसको जोड़ करके क्वेश्चन को बनाया जा सकता था। ठीक है, और 13वां शिलालेख काफ़ी बड़ा भी है, जिसमें कि जिसके अंतर्गत कालसी आता है। तो इस तरीके से उसको बनाया जा सकता था, यानी जिसका बेस क्लियर है तो उसके लिए वो ज़्यादा टफ नहीं था। तो अगर आप कोई छात्र उसको किसी ऑप्शनल बुक में देखता है, किसी थर्ड बुक में देखता है, फिर सोचता है यार नहीं जी वो बुक भी पढ़ो, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। बल्कि आपको कोई भी, जैसे आप जो भी बुक पढ़ते हैं, चाहे ज्ञानचंद की पढ़ते हैं, SK पांडे जी की पढ़ते हैं, या आप जो है दृष्टि IAS की कोई बुक पढ़ते हैं, तो आपको उसी बुक को बार बार पढ़ना चाहिए। जैसे वो जो क्वेश्चन था कि भारत में खरोष्ठी लिपि को लेकर के कौन आया पहले, सबसे पहले किस आक्रमण की वजह से आया, तो साफ साफ वो दृष्टि IAS की क्विक बुक में साफ साफ दिया गया है, जहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों का ब्यौरा दिया रहता है मौर्य काल के बाद। तो वहाँ पे वो सीधे सीधे दिया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में सबसे पहले जो है हिंदू यूनानी आए थे। अब वहाँ पे जो हिंदू यूनानियों से पहले हाकामानी ईरानी आक्रमण का जिक्र है, वहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि ईरानी लोग जब भारत में आक्रमण करने आए थे तो उस समय सबसे पहले खरोष्ठी लिपि आई थी। अब ईरानी को ही पर्शियन कहा गया है। ठीक है, तो वो इस तरीके से थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछा था। तो बाकी मेरा आप लोगों से सभी से ये कहना है कि आप जो है एक अच्छा कंपटीशन दें,
एक सभी छात्र अच्छा स्कोर करें। भाई देखो, सिलेक्शन तो 416 लोगों का ही होगा, चाहे छात्र अच्छा प्रदर्शन करें या बिल्कुल पुअर प्रदर्शन करें, है ना। मेरिट उसी आधार पर बननी है। लेकिन आप लोग अच्छा स्टैंडर्ड बुकों को पढ़ें, जो है बेसिक अपना मजबूत करें, थ्योरी को मजबूत करें। थ्योरी अगर मजबूत होगा तो आप ऐसा क्वेश्चन भी कर जाओगे जो क्वेश्चन आपकी पहुंच से बाहर होगा। लेकिन अगर आप थ्योरी मजबूत नहीं करोगे, केवल वन लाइनर पर फोकस करोगे, रटने पर फोकस करोगे, तो हो सकता है आपके हाथ कुछ अच्छे क्वेश्चन लग जाएं, ये ठीक है। परंतु आपका अगर 4 क्वेश्चन आपने तुक्के वाला कर भी दिया, टफ वाला, आपका कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसा गलत हो जाएगा जो अनुमान लगाने वाला था, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। अभी लास्ट टाइम पेपर में देखा गया है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि एकदम वन लाइनर कहीं से पकड़ लिए जाएं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ अनुमान लगाना था, जहाँ अपना IQ लगाना था। ज़रूरी नहीं है कि वो सीधे सीधे किताब से आए हों। जैसे एक क्वेश्चन था कि पहाड़ी क्षेत्र की भाषाओं को ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा। तो अगर आप सामान्यतः बुकों में देखो तो वहाँ ऐसे ग्रियर्सन का नाम नहीं लिखा है, वहाँ सीधे लिखा है कि पहाड़ी जो बोलियाँ हैं या भाषाएँ हैं, जो पहाड़ी हिंदी है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक पूर्वी पहाड़ी जो नेपाल से लगा हुआ हिस्सा है उसमें, एक आपका जो है पश्चिमी पहाड़ी, ये आपको सामान्यतः सभी बुकों में मिल जाएगा हिंदी के। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत कौन आता है? हिमांचली जो क्षेत्र है हमारा, और सिरमौरी, बघाटी, क्यूंठाली और हमारा जो है जौनसारी मुख्य है उसमें, ठीक है। कई बार एक बार वन लाइनर क्वेश्चन भी आया है कि पश्चिमी हिंदी के तहत कौन आएगा करके, तो फिर वो जौनसारी ही उसका आंसर होता है। और जो तीसरा होता है वो हमारा मध्य पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी गढ़वाली, वैसे भी बुक में भी दिया है, कुमाऊनी गढ़वाली को मध्य पहाड़ी में दिया है। तो ये क्वेश्चन पे उसने जानबूझ के ग्रियर्सन करके डाल दिया ताकि बच्चा जो है उसको रिलेट कर पाए इस तरीके से। तो यही चीज़ें आज आप लोगों के बीच में लानी थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से हम वीडियो आगे बनाएं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।